स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम फलनों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये क्लास 12 के चैप्टर 1 का तीसरा वीडियो लेक्चर है। आज के वीडियो को मैंने 4 महत्वपूर्ण भागों में बांटा है। सबसे पहले हम किसी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात करना सीखेंगे। इसके बाद प्रतिलोम फलन परिभाषित होने की आवश्यक शर्त हम देखेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा प्रतिलोम फलन की परिभाषा और चौथा और महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा प्रतिलोम फलन को स्टेप बाय स्टेप मेथड से किस तरीके से ज्ञात किया जाए, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग हर साल पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं फलन f के अंतर्गत किसी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब। यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। एक एक करके हम इन उदाहरणों पर विचार करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है। पहला उदाहरण है, इसमें समुच्चय a से b पर जो फलन है इसका नाम है f, और जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है अवयव 1 जुड़ा हुआ है a से, 2 है b से, 3 और 4 के दोनों जुड़े हुए हैं c से, और d से a का कोई भी अवयव नहीं जुड़ा हुआ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि f के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब है a, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे f1 = a। अवयव 2 का प्रतिबिंब है b, तो हम इसको लिखेंगे f2 = b। इसी प्रकार अवयव 3 का प्रतिबिंब है c और 4 का प्रतिबिंब b है c। तो इस तरीके से हम पहले लिखा करते थे। अब हम इसी बात को अलग तरीके से समझेंगे। 1 का f प्रतिबिंब है a, तब हम कहेंगे कि ये जो अवयव a है इसका पूर्व प्रतिबिंब है 1। बस यही बात हमें समझनी है कि a का पूर्व प्रतिबिंब वो है 1, और इसी बात को हम इस तरीके से लिखेंगे कि f इनवर्स ऑफ a = 1। जब हम प्रतिबिंब कहते हैं, f प्रतिबिंब कहते हैं, तब हम लिखते हैं f1। यहाँ जो अवयव आते हैं ये समुच्चय a में से आते हैं, और जब हम पूर्व प्रतिबिंब लिखेंगे तो हम लिखेंगे f इनवर्स, और यहाँ जो अवयव आएंगे ये समुच्चय b के अवयव आएंगे। अब क्योंकि ये फलन है f, इसलिए यहाँ पर तो समुच्चय a के सभी अवयव आएंगे, क्योंकि फलन की परिभाषा होती है कि प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब होता है। परंतु यहाँ हम देखेंगे कि अवयव a का पूर्व प्रतिबिंब मिल गया हमें, b का पूर्व प्रतिबिंब ये है यहाँ पर 2, c का पूर्व प्रतिबिंब। अब यहाँ पर हमारे सामने समस्या है कि c का पूर्व प्रतिबिंब हम 3 को कहें या 4 को कहें, तो वास्तव में यहाँ पर 2 पूर्व प्रतिबिंब है, तो ये होंगे 3 और 4। इसको हम समुच्चय रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि d का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह एक रिक्त समुच्चय मिला, यानी कि कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला। इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण पर विचार करते हैं। यहाँ पर फलन f a से b पर है और फलन fx = x²। समुच्चय a में 5 अवयव है, -1, 1, -2, 2 और 3। समुच्चय b में है 1, 4, 6, 9। तो fx = x² के अंतर्गत -1 का प्रतिबिंब होगा 1, 1 का प्रतिबिंब होगा 1, और इसी प्रकार हम सबके देख सकते हैं। अब यहाँ भी हम जानना चाहते हैं कि पूर्व प्रतिबिंब किस तरीके से होगा, तो पहले मैं ऐसे लिखूं कि f इनवर्स 1। जैसा कि पिछले उदाहरण में मैंने बताया कि पूर्व प्रतिबिंब हम ज्ञात करेंगे समुच्चय b के अवयवों के। तो f इनवर्स 1 ज्ञात करना है, तो 1 से समुच्चय a के कौन कौन से अवयव जुड़े हुए हैं वही इसके पूर्व प्रतिबिंब। यहाँ हम देखते हैं कि 2 अवयव जुड़े हुए हैं, वो है -1 और 1, तो हम इसको समुच्चय रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 4 के 2 पूर्व प्रतिबिंब हैं, तो हम लिखेंगे f इनवर्स 4 = -2 and 2। f इनवर्स 6 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो हम समुच्चय रूप में लिखेंगे रिक्त समुच्चय 5। और f इनवर्स 9 अगर देखा जाए तो ये होगा 3। इस उदाहरण में 2 फलन यहाँ पर लिखे हैं, फलन f और फलन g।
यहाँ पर थोड़ा गौर से देखना आपको कि समुच्चय ए से बी पर जो फलन परिभाषित है एफ, यह एक एकेकी आच्छादक फलन है और फलन जी भी एकेकी आच्छादक फलन है। अब क्योंकि यहाँ पर एफ का सहप्रांत यानी बी और जी का प्रांत बी ये कॉमन है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त फलन परिभाषित किया जा सकता है। और ये इस तरीके से मैंने लिखा है, ए से बी पर एफ है और बी से ए पर जी है। इनका जो संयुक्त फलन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, जी ओ एफ। अब हम देखते हैं कि जी ओ एफ किससे किस पर परिभाषित होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि ए से ए पर परिभाषित होगा और GOF के अंतर्गत अवयवों के प्रतिबिंब क्या मिलते हैं हम ये देखते हैं। GOF ए के अवयव यहाँ पर लिखने, तो ए का पहला अवयव लिखता हूं मैं 1। तो स्टूडेंट्स है कि 1 की इमेज है ए और ए की इमेज है 1, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई 1। इसी प्रकार GOF 2, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2 की इमेज सी और सी की इमेज 2। और GOF 3 अगर हम देखना चाहें, 3 का प्रतिबिंब है बी और बी का जी प्रतिबिंब है 3, तो ये भी वापस 3 आ गया। तो इन तीनों से हम कह सकते हैं कि जो GOF फलन है वो इस तरीके से है, GOF ऑफ x इक्वल टू वापस मिल रहा है हमें x। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऐसा फलन जो x की वैल्यू वापस x देता है उसे हम कहते हैं तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन। तो हम इसको लिख सकते हैं I फॉर आइडेंटिटी फंक्शन। अब क्योंकि ये a से a पर परिभाषित है तो इसको मैं लिखूंगा IA। इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो जिस प्रकार से GOF परिभाषित हुआ इसी प्रकार से यहाँ पर FOG भी परिभाषित होगा और FOG फलन जो होगा वो B से B पर परिभाषित होगा और वहां पर भी वैल्यू x की मिलेगी, परंतु क्योंकि ये b से b पर परिभाषित है तो इसको IB कहा जाएगा। तो अब इससे और इससे इन दोनों से ही यहाँ पर प्रतिलोम फलन की परिभाषा बनने वाली है। तो आप थोड़ा गौर से यहाँ पर देखना कि प्रतिलोम फलन की परिभाषा कैसे बनेगी कि यहाँ जो फलन g हमने कहा है यही फलन f का प्रतिलोम फलन है। फलन g जो है वही फलन f का प्रतिलोम फलन कहलाएगा। तो कब कहलाएगा, जब उसके लिए ये दोनों शर्तों का पालन होता हो। पहले तो कोई फलन f है उसका प्रतिलोम फलन परिभाषित होने की आवश्यक शर्त क्या होगी कि f एकेकी आच्छादक हो या फिर 1/2 एकेकी आच्छादक हो या हम उसे कहेंगे 1/2। अब हम प्रतिलोम फलन की परिभाषा लिखते हैं। पिछले उदाहरण से ही हम परिभाषा लिखेंगे कि दो फलन है f और g, एकेकी आच्छादक फलन है, एकेकी आच्छादक फलन है और वो इस प्रकार से कि फलन f तो है a से b पर, फलन g है b से a पर। और ये अगर इस प्रकार हो कि GOF, अब GOF a से a पर परिभाषित होगा और GOF की जो वैल्यू है वो वापस मिल जाए हमें IX यानी x, और FOG जो है वो b से b पर परिभाषित होगा और FOG की वैल्यू भी वापस मिल जाए हमें IX। अब क्योंकि ये b से b पर परिभाषित है तो हम इसको कहेंगे IB, वापस मिल गई है वैल्यू x। तो दो एकेकी आच्छादक फलन है f और g। अगर वो इस प्रकार से है कि इन दोनों शर्तों का पालन ये करते हैं तब हम कहेंगे कि f और g एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है। इस स्थिति में अगर मैं कहूं कि जो g है वो f का प्रतिलोम है, ये फलन g क्या है, f का प्रतिलोम फलन है। और स्टूडेंट्स यहीं से हमारे प्रतिलोम फलन का जो सिंबल है वो हम शुरू करेंगे लिखना और उसको हम लिखेंगे f इनवर्स। यहां पर आप गौर करना, f इनवर्स
यहाँ पर मैंने f की पावर में -1 लिखा है, पर यह वास्तव में यह घातांक नहीं है, ये एक प्रतीक है, केवल प्रतिलोम होने का प्रतीक है। f इनवर्स का मतलब यहाँ पर 1/f नहीं है। स्टूडेंट्स, जो प्रतिलोम फलन की परिभाषा हमने पढ़ी है, इसको मैं एक आसान से गणित के उदाहरण से आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो संक्रिया है यह O यानी कि संयुक्त फलन की संक्रिया है, दो फलन यहाँ पर है। अगर हम गुणन संक्रिया की बात करें तो 6 और 1/6 एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम है, और क्योंकि इन दोनों का गुणा आता है गुणन तत्समक के बराबर, गुणन तत्समक होता है 1। इसी प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं कि GOF, एक फलन तो है G और एक फलन है F। संक्रिया वहां गुणा की और यहाँ पर है संयुक्त फलन की संक्रिया। उधर तत्समक अवयव था, गुणन संक्रिया के लिए 1, और यहाँ तत्समक है तत्समक फलन। इस प्रकार से अगर दो फलन इस शर्त का पालन करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाएंगे, जैसे कि वहां पर कहलाते थे 6 का प्रतिलोम 1/6 है। कई बार जब हम प्रतिलोम की बात करते हैं, साधारण सा अर्थ जो दिमाग में आता है वह ये कि 1/, है, परंतु वह गुणन संक्रिया के लिए है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिलोम फलन सबसे आसान तरीके से हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रॉपर तरीका काम में नहीं लेंगे तो संभावना है कि हम इसमें उलझ करके रह जाएंगे। प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम fx = y लिखेंगे। जब भी हमें फलन दिया जाएगा, x के रूप में दिया जाएगा, उसको हम =y लिखना है। दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे कि उसमें x और y जहां भी लिखेंगे हम x और y को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि x को y से रिप्लेस करेंगे और y को x से रिप्लेस करेंगे। अब जो समीकरण हमें मिलेगी उसमें हम y का मान ज्ञात करेंगे, और y का जो मान हमें मिलेगा वही f इनवर्स x होगा। स्टेप 5 जो है, यहाँ पर हम जांच कर सकते हैं कि जो फलन हमें मिला है क्या वो वास्तव में प्रतिलोम फलन है। तो प्रतिलोम फलन की शर्त से हम लिख सकते हैं कि f इनवर्स OF = x होना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला था वहां पे GOF x = x था, और इसी प्रकार FOF इनवर्स x इसकी वैल्यू भी x होनी चाहिए। अगर इन दोनों शर्तों का पालन होता है तो हमारा फलन f इनवर्स x जो निकला है वह एकदम सही है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर मैं एक आसान सा उदाहरण लेकर के आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमें fx जो दिया हुआ है वो है 3x - 2। यहाँ प्रांत सह प्रांत की बात में नहीं कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि f इनवर्स कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो fx = दिया हुआ 3x - 2। तो पहली स्टेप क्या कहती है, इसको इक्वल टू हमें y लिखना है, ये y लिख दिया। अब दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है, x को y से और y को x से रिप्लेस करना है, यानी कि x और y को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर इंटरचेंज करता हूँ, x की जगह लिखूंगा y और y की जगह लिखूंगा x। तो अब ये समीकरण प्राप्त हो गई, स्टेप नंबर 2 हो गई। अब स्टेप 2 में जो समीकरण मिली उसको y के लिए हल करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x + 2, 3y = x + 2, और y की वैल्यू हो जाएगी x + 2/3। और चौथी स्टेप जो मैंने कही थी, ये जो आंसर हमें मिला है y की वैल्यू, यही f इनवर्स x है। स्टूडेंट्स, कितनी आसानी से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, और हम जांच भी कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो उत्तर मिला है वो सही है। यहाँ पर जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करें तो दोनों को जांच करना आवश्यक नहीं है, आप केवल एक को जांच करके देख सकते हैं। f इनवर्स OFX, इसकी वैल्यू मैं निकालता हूं f इनवर्स ब्रैकेट fx। fx जो है उसकी वैल्यू है 3x - 2, ये पुट कर दी मैंने वहां से। अब f इनवर्स ये हो गया 3x - 2। अब f इनवर्स x जो हमने ज्ञात किया है, x की वैल्यू क्या देता है, +2 करके बाय 3। वैसा ही यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3x - 2 + 2/3, क्योंकि अगर इस पूरे को मैं x कहूँ तो x + 2/3 ये हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x/3, और 3 कैंसिल होने पर बचेगा x। तो देखिए यहाँ पर भी वैल्यू x आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो फलन हमारे को प्राप्त हुआ है
x प्लस 2/3 यह एफ इनवर्स की एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हम करते हैं राजस्थान बोर्ड की बुक के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ फलन दिया हुआ है एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 और एफ इनवर्स एक्स यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखेंगे सबसे पहले, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3 इक्वल टू वाई। अब हम पूरी समीकरण में x और y को एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि x की जगह y लिखेंगे और y की जगह x। तो ये समीकरण बन जाएगी y क्यूब माइनस 3 इक्वल टू x। अब इसको y के लिए हल करेंगे हम, तो y क्यूब की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3 या y की वैल्यू आ जाएगी क्यूब यहाँ से लेगा तो x प्लस 3 की होल पावर 1/3। और जो चौथी स्टेप वहां पर मैंने कही थी कि y की जो वैल्यू आएगी यही f इनवर्स x है। तो f इनवर्स x यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब हम यहाँ पर जांच भी कर सकते हैं कि f इनवर्स x सही निकला है क्या। तो इसके लिए हम करेंगे कि f इनवर्स OF x, इसकी वैल्यू अगर x आती है वापस तो हमारा जो फलन है वो सही है, अन्यथा बाहर गलत है। तो चेक करते हैं f इनवर्स ब्रैकेट fx, f इनवर्स fx की वैल्यू ये दी हुई है x क्यूब माइनस 3। अब f इनवर्स जो हमने ज्ञात किया है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ x होता है तो इसमें x में प्लस 3 होकर के होल पावर 1/3 हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर इस पूरे को अगर मैं x कहूँ तो इसमें प्लस 3 होकर के पूरे की होल पावर 1/3 हो जाएगी, एक्स क्यूब पूरे की होल पावर 1/3। तो ये पावर्स कैंसिल होकर के क्या बचेगा x। इसलिए हम कह सकते हैं कि वापस वैल्यू x आ गई। इसलिए जो हमारा फलन है f इनवर्स x जो कि है x प्लस 3 की होल पावर 1/3 वह एकदम सही उत्तर है। तो स्टूडेंट्स कितना आसान तरीका है ये, इस तरीके से आप प्रश्नों का हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसी प्रश्नावली का चौथा प्रश्न। यहाँ पर 3 समुच्चय दिए हुए हैं, समुच्चय ए 1 2 3 4, समुच्चय बी 3 5 7 9, समुच्चय सी 7 23 47 79। दो फलन यहाँ पर दिए हुए हैं, एफ ए से बी पर है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 और जी बी से सी पर है जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। और इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है जी ओ एफ इनवर्स। एक हमें ज्ञात करना है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, साथ ही हमें जी ओ एफ इनवर्स और एफ ओ जी इनवर्स इनको क्रमिक युग्मों के रूप में लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं जी ओ एफ इनवर्स। प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए हमें पहले जी ओ एफ ज्ञात करना आवश्यक है। तो जी ओ एफ ज्ञात करते हैं हम जी ओ एफ ब्रैकेट एक्स। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि कोई फलन ए से बी पर हो f और b से c पर हो g, तो जो GOF होगा वो a से c पर परिभाषित होगा। तो हम लिख सकते हैं GOF ये होगा a से c पर परिभाषित। GOF ब्रैकेट x, हम यहाँ पर जो x लिखेंगे ये वैल्यूज कहाँ से आने वाली है वो यहाँ से हमें मिलेगी। समुच्चय a से लिखना है, समुच्चय ए में है 1 2 3 4, तो चारों के लिए हम निकालेंगे 1 की इमेज g ब्रैकेट f1 की जो वैल्यू है वो यहाँ से हम देखेंगे 1 जी 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3, तो ये हो जाएगा g3। और g3 की जो वैल्यू है वो यहाँ से मिलेगी, g3 की वैल्यू होगी 3 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 9 माइनस 2 यानी 7। तो हमें 1 का प्रतिबिंब मिला है 7। इसी प्रकार हम 2 का प्रतिबिंब निकालेंगे तो g ब्रैकेट f2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5 और g5 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 5 स्क्वायर माइनस 2 25 माइनस 2 यानी 23। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम GOF3 की वैल्यू निकालेंगे और GOF3 की वैल्यू भी वैसे ही निकलेगी g ब्रैकेट f3 की जो वैल्यू है वापस यहीं से निकालेंगे 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 g ब्रैकेट 7 और g7 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी
7 स्क्वायर माइनस 2, 7 का वर्ग 49 माइनस 2 यानी 47। अब चौथा जो अवयव है यानी 4, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे GOF4, G ब्रैकेट F4 और F4 की वैल्यू यहाँ से आएगी 4 × 2 8 प्लस 1 9, G9 और ये हो जाएगी 81 माइनस 2 यानी कि 70। तो इस तरीके से हमने जो समुच्चय 1 था उसके चारों अवयवों के GOF प्रतिबिंब निकाल दिए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि GOF जो होगा क्रमिक युग्मों के रूप में 1 की इमेज 7 यानी 17, 2 की इमेज 23 यानी 223, इसी प्रकार 3 47 और चौथा है 4 79, ये हो जाएगा 4 79। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें GOF मिल चुका है। अब हमें GOF इनवर्स लिखना है, तो ये बहुत ही आसान है। एक का प्रतिबिंब 7 है तो इनवर्स फलन प्रतिलोम फलन में 7 का प्रतिबिंब 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें क्रमिक युग्मों को सिर्फ पलटना है और हमें GOF इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। GOF इनवर्स और इसकी वैल्यू हो जाएगी 71 23 2 47 3 और लास्ट है 79 4। इस तरीके से हम GOF इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, F इनवर्स और G इनवर्स, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पहले F इनवर्स और फिर G इनवर्स दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले हम F निकालते हैं। F निकालने के लिए हमें पता है F A से B पर परिभाषित है, तो A के अवयव 1 की इमेज 3, F2 ये हो जाएगी 2 दूनी 4 और 1 5, F3 ये हो जाएगी 3 दूनी 6 और 1 7, F4 ये हो जाएगी 4 दूनी 8 और 1 9। F को अगर मैं क्रमिक युग्मों में लिखूं तो 1 का प्रतिबिंब है 3, 2 का है 5, 3 का है 7 और 4 का है 9। तो अगर हम मुझे F इनवर्स लिखना हो, यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो फलन F है वह एक की आच्छादक है। F इनवर्स लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3 1 5 2 7 3 और 9 4, ये F इनवर्स आ गया। इसी तरीके से हम पहले G निकालेंगे और फिर G इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि G जो फलन है वो B से C पर परिभाषित है। तो B के अवयव 3 5 7 9 के प्रतिबिंब निकालता हूँ 3 की वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर माइनस 2 यानी 7। G5 की वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 23। G7 ये हो जाएगी 7 स्क्वायर माइनस 2, 7 का वर्ग 49 माइनस 2 47, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 का वर्ग माइनस 2 यानी कि 81 माइनस 2 79। क्रमिक युग्मों के रूप में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 7 5 23 7 47 और चौथा जो है वो है 9 79। इस तरीके से हम G लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि G जो फलन है वह भी एक की आच्छादक है और G इनवर्स भी हम यहाँ पर लेंगे, हो जाएगा 7 3। इसको प्रत्येक क्रमिक युग्म को हम पलट करके लिखेंगे। अगला क्रमिक युग्म हो जाएगा 23 5 47 7 और लास्ट वाला हो जाएगा 79 9। तो यहाँ पर हमें G इनवर्स और F इनवर्स दोनों मिल चुके हैं। अगली स्टेप में हम इनका संयुक्त फलन ज्ञात करें। तो संयुक्त फलन ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो F इनवर्स है वो किससे किस पर परिभाषित है। F A से B पर था तो F इनवर्स B से A पर होगा। इसी प्रकार G जो था वो B से C पर है तो G इनवर्स जो है वो C से B पर होगा। अब हम इनका संयुक्त फलन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने F इनवर्स और G इनवर्स दोनों लिख लिए हैं वापस से। पहले मैं G इनवर्स लिखता हूँ तो C से B पर परिभाषित है, ये समुच्चय C और ये समुच्चय B। इस पर जो फलन है वह है G इनवर्स और B से A पर जो परिभाषित है वह है F इनवर्स।
तो यहाँ से हम साफ देख सकते हैं कि जो बाद वाले को पहले लिखा जाता है, यानी कि F इनवर्स O G इनवर्स। ये जो फलन होगा वो C से A पर परिभाषित होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये हमें समझनी है कि F इनवर्स O G इनवर्स जो होगा वो C से A पर परिभाषित होगा, C से A पर परिभाषित होगा। यानी कि अगर हमें F इनवर्स O G इनवर्स याद करने हैं अवयवों के, तो यहाँ पर जो अवयव आएंगे वो समुच्चय C से मिलेंगे। तो समुच्चय C से वैल्यू लिखता हूँ 7, तो F इनवर्स ब्रैकेट G इनवर्स 7, और ये हम पहले निकाल चुके हैं कि G इनवर्स 7 की इमेज क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो F इनवर्स ब्रैकेट में लिख देंगे 3। अब F इनवर्स 3 का F इनवर्स देखना हमें, 3 का F इनवर्स है 1। इसी प्रकार F इनवर्स O G इनवर्स। अब अगला अवयव है 23, F इनवर्स ब्रैकेट G इनवर्स 23, और 23 का G इनवर्स है 5, तो यहाँ लिखेंगे F इनवर्स ब्रैकेट 5, और 5 का F इनवर्स होगा 2, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार अगला अवयव देखेंगे वो है 47, F इनवर्स ब्रैकेट G इनवर्स 47 का G इनवर्स देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 7, तो F इनवर्स ब्रैकेट 7, और 7 का F इनवर्स मिलेगा हमें 3। इसी प्रकार लास्ट जो अवयव है वो है यहाँ पर 79 का ध्यान रखें, F इनवर्स ब्रैकेट G इनवर्स 79, G इनवर्स 79 का G इनवर्स में मिलेगा 9, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं F इनवर्स 9 का F इनवर्स यहाँ से हमें मिलेगा 4, इसकी वैल्यू आ गई 4। तो ये जो हमने चारों निकाले हैं इसकी सहायता से हम F इनवर्स O G इनवर्स लिख सकते हैं, और यह हो जाएगा 7 1। क्रमिक युग्मों के रूप में लिखेंगे, 7 का प्रतिबिंब होगा 1, यानी 7 1। 23 का 2, 23 2। 47 3, 47 3, और इसी प्रकार लास्ट वाला जो है 79 का 4, यानी कि 79 4। यह क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट था उसका आंसर हो गया। अगर आप गौर करेंगे तो पहले पार्ट में भी यही क्रमिक युग्म हमें मिले थे। स्टूडेंट्स, यह एक रूल होता है कि GOF इनवर्स जो है वह F इनवर्स OG इनवर्स के बराबर होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें।